नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले हमने जनसंख्या से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में चर्चा की थी, जिसे एकरमैन महोदय ने 1967 में विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव अधिवास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि मानव अधिवास होता क्या है। मानव अधिवास मनुष्य द्वारा निर्मित एवं विकसित स्थायी एवं अस्थायी आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई एक स्थान है, यहाँ पर मानव कुछ घरों का या ग्रहों का निर्माण करता है या विकसित करता है, जो कि स्थायी भी हो सकते हैं और 2 या 3 साल के लिए भी हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इन सभी को मिला करके संगठित समूह को हम मानव अधिवास कहते हैं। ये कच्चे भी हो सकते हैं या पक्के भी हो सकते हैं। मानव इनका निर्माण अपनी सुरक्षा एवं संपत्ति को रखने के लिए करता है। ठीक है, इसे मानव अधिवास को कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसमें प्रमुख नाम वाइडल डी लाब्लास है। और इनके बारे में पता है आपको कि ये संभववाद के जनक माने जाते हैं। संभववाद के जनक माने जाते हैं वाइडल डी लाब्लास। तो इन्होंने किस प्रकार मानव अधिवास को परिभाषित किया है कि मानव अधिवास से आशय मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना अधिवास कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिखाया गया है मानव बस्ती को। आप देख पा रहे हैं कि मानव ने निर्माण किया है या इसका विकास किया है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। तो इन्हीं के संगठित समूह को हम क्या बोलेंगे, अधिवास बोलेंगे, मानव अधिवास। ठीक है, तो इस चित्र से आप समझ गए होंगे कि मानव अधिवास क्या होता है। इस चित्र में भी दोस्तों दिखाया गया है, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है ये आपका एक गांव है। ठीक है, ये ग्रामीण बस्ती है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है आपको, ये एक शहर है या आप इसे नगर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक नगरीय बस्ती है और वो आपकी एक ग्रामीण बस्ती है। दोस्तों, नोट करके यहाँ पे बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,44,930 गांव हैं। ये कब की बात है, 2011 की। और चल क्या रहा है आपका, 2024 चल रहा है। ठीक है, यानी अब तो गाँवों की संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन जब अगली जनगणना होगी भारत में, तब हम डिफ़ाइन कर पाएंगे कि वर्तमान समय में कितने गांव हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बता सकते हैं कि 6,40,930 गांव हैं। ठीक है, और इन 6,40,930 गाँव में देश की लगभग 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया गांव 6,40,930 हैं, तो 6,40,930 गाँव में 68.84% जनसंख्या रहती है। बाकी जो आपकी 31.16% जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। ठीक है, तो भारत में नगरों में जनसंख्या 31.16% और गाँव में कितनी रहती है, 68.84%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि मानव को अधिवास बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यानी कि उन्होंने जो निर्माण किया है उसका उद्देश्य या उपयोगिता क्या है। तो मानव ने जो अधिवास बनाए हैं उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है निवास के लिए। मानव अपने और अपने परिवार के साथ एक ही स्थान पर रहने के लिए अधिवास का निर्माण करता है। वहीं सुरक्षा के लिए भी वह अधिवासों का निर्माण करता है। सुरक्षा किससे, जैसे आपका मौसम हो सकता है, जानवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनसे सुरक्षा के लिए, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी वो घर बनाता है।
इसके साथ साथ भंडारण के लिए भी उसने अधिवास बनाए हैं। भंडारण किन चीज़ों का, जो खाद्य सामग्री है आपकी, खाद्य सामग्री हो गई, संपत्ति हो गई, ठीक है, तो इनके संग्रहण करने के लिए भी उसने गृहों का निर्माण किया। इसके अलावा दोस्तों उसने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी गृहों का निर्माण किया। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का मतलब ये है कि जैसे धर्म है, भाषा है, जाति है, रीति रिवाज है, वेशभूषा है, खान पान है, इसके कार्यों के लिए भी उसने घरों का निर्माण किया और समाज में रहने के लिए भी घरों का निर्माण किया है उसने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मानव अधिवास के प्रकारों की, कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो दोस्तों जो मानव अधिवास का वर्गीकरण है उसको प्रकारों में बांटने के लिए अलग अलग आधार बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आप किसी भी चीज़ का जब प्रकार बताते हो या वर्गीकरण करते हो उसमें आपको आधार बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना आधार के आप किसी का वर्गीकरण नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं मानव अधिवासों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किन आधारों पर। तो सबसे पहला है आपका स्थायित्व के आधार पर। मानव अधिवास को निम्नलिखित 2 वर्गों में या 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से हैं? एक तो पहला है आपका अस्थायी अधिवास, दूसरा है आपका स्थायी अधिवास, ठीक है, यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि अस्थायी अधिवास क्या होता है। किसी मौसम विशेष या साल 2 साल के निवास के लिए बनाए जाने वाले अधिवास को अस्थायी अधिवास कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमेशा के लिए नहीं बनाए जाते, किसी विशेष मौसम के लिए बनाए जा सकते हैं या साल 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम अस्थायी अधिवास कहते हैं। अस्थायी अधिवास बनाने का उद्देश्य क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि क्यों अस्थायी अधिवास बनाए जाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा आखेट करना एक उद्देश्य हो सकता है, संग्रहण करना हो सकता है, पशुचारण करना हो सकता है, स्थानांतरित कृषि के लिए हो सकता है, मौसम की अनुकूलता आदि को दृष्टिगत रखते हुए कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 1 साल के लिए भी हो सकते हैं, 2 साल के लिए भी हो सकते हैं, के लिए इस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी अधिवास आप समझ गए होंगे। अस्थायी अधिवासों में जैसे कि कच्चा मकान हो सकता है या तंबू के रूप में भी वो हो सकते हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत, जिसे आप 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हो, पूर्वोत्तर भारत में एक जनजाति है नागा जनजाति, जो किस राज्य में है, वो नागालैंड में है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में नागा जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए बनाए गए अधिवास अस्थायी अधिवास ही होते हैं। वहीं मध्य एशिया के मैदानी भागों में एक जनजाति है किर्गिज जनजाति। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि किर्गिज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य एशिया में। आपको कमेंट बॉक्स में मध्य एशिया में आने वाले देशों के नाम बताने हैं, ठीक है। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो मध्य एशिया में जो मैदानी भाग है वहाँ पर एक किर्गिज जनजाति रहती है। वह पशुचारण के लिए अस्थायी अधिवास बनाती है, ठीक है। नागा जनजाति किसके लिए बना रही थी? स्थानांतरित कृषि के लिए। लेकिन मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति पशुचारण के लिए बना रही है। वहीं दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो प्रजाति, सॉरी यहाँ पे प्रजाति नहीं होगा, यहाँ पे जनजाति होगा, ठीक है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो एस्किमो जनजाति द्वारा ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिनों में इग्लू नामक बर्फ़ का, ये दोस्तों बर्फ़ का घर होता है आपका, इग्लू को लोगों को छोड़कर रेनडियर व सील की खाल से निर्मित तंबू, इन्हें कर्मक भी बहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो एस्किमो लोग होते हैं वे जो इग्लू बनाते हैं गर्मियों के सीज़न में, ये बर्फ़ का घर होता है आपका, ठीक है। लेकिन सर्दियों के लिए जो वो लोग यानी एस्किमो लोग सर्दियों में रेनडियर और सील की खाल से जो तंबू बनाते हैं उसे कर्मक कहते हैं। यानी कर्मक शीत ऋतु में बनाते हैं एस्किमो लोग और ग्रीष्म ऋतु में वो इग्लू बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश के जो बंजारे हैं या कालबेलियाँ हैं, वह पशुचारण हेतु भी तंबू का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये तो अस्थायी अधिवास थे। अब हम बात कर लेते हैं स्थायी अधिवास।
ऐसे अधिवास जो मनुष्य द्वारा दीर्घकालीन निवास के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक लंबे समय के लिए, जैसे 10 साल हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, 50, ऐसे इतने सालों के लिए जो घर बनाए जाते हैं निवास करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी अधिवास कहते हैं। ठीक है, अब स्थायी अधिवास बनाने का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि मानव द्वारा कृषि करना, पशुपालन करना। देखो, पशुचारण के लिए दोस्तों आपका अस्थायी अधिवास बनता है, लेकिन पशुपालन के लिए स्थायी अधिवास बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वह स्थायी निवास हेतु इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण किया जा रहा है, और ये कच्चे और पक्के दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे शहरी समाज, ठीक है, यानी कि शहरों में लोग रहने वाले जो हैं वो पक्के मकान बनाते हैं। वो 1 और 2 साल के लिए तो नहीं बनाते, वो परमानेंट के लिए बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आधार है जो वो है दोस्तों प्राकृतिक दशाओं के आधार पर या आधारभूत कार्यों के आधार पर जो मानव अधिवास है उनका भी वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी देख लेते हैं। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर। अब ये 2 भाग कौन से हैं? एक है आपका ग्रामीण अधिवास यानी कि रूरल सेटलमेंट, और एक है आपका नगरीय अधिवास यानी कि अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, ग्रामीण कहने का मतलब दोस्तों गांव से। तो दोस्तों जो ग्रामीण अधिवास है ये विरल रूप से, विरल का मतलब होता है दोस्तों छितरे हुए यानी अलग अलग, विरल रूप से बसे हुए ऐसे अधिवास जहां के निवासियों का मुख्य कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से? जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट करना, खनन करना, मत्स्य पालन करना, भोजन संग्रह करना आदि होता है, वे ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। और इनके निवासियों का जो सामाजिक संगठन है वो बहुत मजबूत होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं और जहाँ का सामाजिक संगठन मजबूत होता है वो आपका ग्रामीण अधिवास कहलाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये गांव का एक चित्र दिखाया गया है। ये आपकी गली गई है, यहाँ पर कुछ लोग बैठ कर के पत्ते खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मकान जो हैं वो कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं। यहाँ के लोगों का जो क्रियाकलाप है यानी अपना जीवन यापन करने का तरीका है वो प्राथमिक है। ठीक है, और जो सामाजिक संगठन है इनका मजबूत है। सामाजिक संगठन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने के लिए उनके पास टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम नगरीय अधिवास की बात करें तो इससे जस्ट अपोजिट होता है। वो देखते हैं, सघन रूप से बसे हुए। देखो, जो ग्रामीण अधिवास था वो विरल रूप से बसा हुआ था, लेकिन जो आपका नगरीय अधिवास है वो सघन रूप से बसा हुआ है। ठीक है, तो सघन रूप से बसे हुए ऐसे अधिवास जहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप होता है। ठीक है, ग्रामीण का क्या था? प्राथमिक था, लेकिन नगरीय जो लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होता है इनका। इन्हें हम नगरीय अधिवास कहलाते हैं ये। और इनके निवासियों का जो सामाजिक संगठन है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, यानी कि शहर में रहने वाले लोग या नगर में रहने वाले लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम कम होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, उनके पास एक दूसरे के लिए खूब टाइम होता है। यहाँ पे इस चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे कि जो अधिवास हैं वो घने बसे हुए हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ के लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ का जो सामाजिक संगठन है यानी कि सोशल स्ट्रक्चर है आपका वो कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की और बात करें अगर हम, तो अवस्थिति, आकार, आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, वर्क यानी कार्य, वितरण प्रतिरूप यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के आधार पर निम्न उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? जैसे एक है आपका खेतिहर यानी फार्म स्टेट, जिसे आप फार्म हाउस भी कहते हो। दूसरा है आपका नगला पुरवा या लघु ग्राम, जिसे आप हैमलेट कहते हो। और तीसरा है आपका ग्राम। ठीक है, तो इतने भागों में डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका खेतिहर यानी फार्म स्टेट। दोस्तों ग्रामीण अंचल
में खेतों एवं खलिहानों के मध्य एक या दो कमरे के आवास को कहते हैं। ठीक है, जो फार्म स्ट्रीट है आपका, पहली बात तो ये ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में होता है, खेत और खलिहानों के मध्य होता है और इसमें एक या दो कमरे का मकान होता है। ठीक है, वहीं आपका जो नगला, पुरवा या लघुग्राम है, ये आवासों का एक समूह है जो सामाजिक आर्थिक तौर पर मुख्य गांव से जुड़ा होता है और ये अलग अलग जाति के मोहल्लों में विभाजित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्रमुख गांव है अगर, तो इसी से लगा हुआ एक मोहल्ला होगा जहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रह सकते हैं। ठीक है, और ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर इसी गांव से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका ग्राम यानी कि विलेज। यह एक सुसंगठित अधिवास है जिसके निवासी सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के तहत परस्पर संबंधित होते हैं और इसकी सुरक्षा का दायित्व मुखिया या ग्राम प्रधान का होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो? गांव कहते हो। इसके बाद है मकानों की संख्या व उनके बीच की दूरी के आधार पर। ठीक है, यानी यहाँ पर हम मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी की बात करेंगे तो ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो कौन कौन से हैं आपके? सघन या गुच्छित अधिवास, जिसे इंग्लिश में कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड या एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका प्राकीण या एकाकी अधिवास, जिसे डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड कहते हैं। तीसरा है आपका मिश्रित अधिवास या संयुक्त अधिवास, इसे मिक्स सेटलमेंट या कंपोजिट अधिवास कहते हैं। चौथा है आपका अपखंडित अधिवास या पल्ली पुरवा यानी फ्रैगमेंटेड अधिवास या हैमलेटेड। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं आपका मकानों की संख्या और मकानों के बीच की दूरी के आधार पर। इनको एक एक करके देख लेते हैं हम। पहला है आपका सघन या गुच्छित अधिवास। दोस्तों, सघन अधिवास इस प्रकार के अधिवास में आवास पास पास एवं अधिक संख्या में होते हैं। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि इनके घरों के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है और ये अधिक संख्या में भी होते हैं। इन अधिवासों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते होते हैं। ऐसे अधिवास को पुंजित या संकुलित अधिवास भी कहा जाता है। ठीक है, सघन ग्रामीण अधिवास को आकार के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पुरवा, ग्राम, ग्राम्य नगर, ग्रामीण हाट या बाजार आदि। ठीक है, ये सघन अधिवासों को आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनमें आवास गृह पास पास होते हैं, बाह्य आक्रमणों से मिलजुल कर मुकाबला करते हैं, सामाजिक संबंध जो होते हैं इनके प्रगाढ़ होते हैं, यानी बहुत मजबूत होते हैं सामाजिक संबंध। इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 लेकर के सैकड़ों तक या सैकड़ों तक हो सकती है। यानी आवासों की संख्या यानी घरों की संख्या 40 से 50 हो सकती है या सैकड़ों हो सकती है, और जनसंख्या जो दोस्तों होती है वो हज़ारों में हो सकती है। इनके वितरण की बात करें तो इस प्रकार के अधिवास मैदानी भागों में, जैसे गंगा और सतलज का मैदान, नर्मदा घाटी व राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो इनका वितरण भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दोस्तों सघन अधिवास को बताने की कोशिश की गई है आपको। इनके घरों के बीच की दूरी आप देख पा रहे होंगे, घर पास पास बने हुए हैं, रास्ते पक्के सड़क बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है इनकी 100 से अधिक ही है संख्या घरों की, और जनसंख्या भी यहाँ की काफ़ी होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो ये आपका सघन अधिवास है। इसके बाद है आपका प्राकीण या एकाकी अधिवास, जिसे आप डिस्पर्ड या आइसोलेटेड भी कहते हो। प्राकीण या एकाकी अधिवास ऐसे अधिवास हैं जिनमें जो घर होते हैं वो छितरे और बिखरे होते हैं। इनमें आवास एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं तथा कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं, यानी कि जिस भूमि पर एग्रीकल्चर हम करते हैं उस पर नहीं बनाए जाते, उसे छोड़ करके बनाए जाते हैं। इनके घरों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। अगर विशेषताओं की बात करें तो जो आवास गृह है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। यहाँ के निवासी एकाकी जीवन जीने वाले होते हैं।
इनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। जाहिर सी बात है, जब घर दूर दूर हैं तो सहयोग की भावना कम होगी। अगर इनके वितरण की बात करें तो इस प्रकार के अधिवास निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका का प्रेरी मैदान, दक्षिण अमेरिका का पंपास मैदान, एशिया के स्टेपी प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स मैदान और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स मैदान। ठीक है। गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर ये एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो घर हैं वो अलग अलग बसे हुए हैं। जैसे एक घर ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, ऐसे करके घर अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि घरों के बीच की दूरी अधिक होती है। इसके बाद है आपका दोस्तों मिश्रित अधिवास। ये अधिवास सघन और प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था होते हैं। इनकी उत्पत्ति परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने से होती है। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर इसी चित्र में बात करें तो ये तो प्रकीर्ण अधिवास है, लेकिन जब परिवारों की संख्या बढ़ेगी, मान लो कि यहाँ पे जो परिवार रहता है इनकी जब संख्या बढ़ेगी तो ये आसपास ही घर बनाने लगेंगे। ठीक है। तो ये ना तो सघन होंगे ना तो प्रकीर्ण होंगे। ठीक है। इसलिए इसे कहा गया है मिश्रित अधिवास। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि सघन व प्रकीर्ण दोनों की मिली जुली, यानी प्रकीर्ण होगा यहाँ पे दोस्तों, सघन और प्रकीर्ण दोनों की मिली जुली विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनकी उत्पत्ति परिवार की संख्या में वृद्धि होने के कारण होती है। अगर वितरण की बात करें तो कोटा जिले में सांगोद तहसील का खुर्द गांव इस प्रकार के अधिवास का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका अपखंडित अधिवास या पल्ली पुरवा, जिसे हम फ्रैगमेंटेड कहते हैं। पल्ली अधिवास इस प्रकार के अधिवास में आवास एक ही बस्ती में एक दूसरे से दूर दूर बसे होते हैं। यानी कि एक ये बस्ती है तो यहाँ पर दूर दूर अधिवास बने होते हैं, इसलिए संपूर्ण अधिवास एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि आवास गृह एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक ही जाति के लोग एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं। ठीक है। यानी ये अगर कोई स्थान है तो यहाँ पर अलग जाति के लोग होंगे, यहाँ पर अलग जाति के होंगे, यहाँ पर अलग जाति के और यहाँ पर अलग जाति के, लेकिन ये पूरी बस्ती एक ही नाम से जानी जाएगी। वितरण की बात करें तो इस प्रकार के अधिवास घाटी क्षेत्रों में तथा खनन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों घाटी क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से आपका पर्वत स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है। ये अलग जाति के लोग रह रहे हैं और ये अलग जाति के लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपखंडित या पल्ली पूर्वाधिवास। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने आपसे बात की कि मानव अधिवास होता क्या है। इसके बाद हमने देखा कि मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद इसके प्रकार क्या हैं, जिसमें हमने स्थायित्व के आधार पर, प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर। इसके अलावा हमने देखा कि अवस्थिति, प्रकार, आकार की, कार्य, वितरण, प्रतिरूप के आधार पर देखा हमने, और साथ ही साथ मकानों की संख्या व उनके बीच की दूरी के आधार पर मानव अधिवास के प्रकारों को देखा हमने। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। जो PDF होगा वो इस वीडियो का, यानी कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इस वीडियो का और अगले वीडियो का जो PDF होगा वो लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे मानव अधिवास के पार्ट 2 में। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।